हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिकल वर्ल्ड का आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट। क्लास 11th का फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड को हमने शुरू किया था और पहले पार्ट में हमने इस फिजिक्स की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बातों को डिस्कस किया था। आज उसे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे एक बार वो देख लेते हैं। तो पहले मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझाई थी कि हमने कहाँ से शुरू किया था, ये सारी नॉलेज या ये सारा ऑर्गेनाइज नॉलेज कहाँ से स्टार्ट किया था, इसका पैटर्न क्या था, फिर कौन कौन से ऐसे लोग हुए हिस्ट्री में जिन लोगों ने इसके बारे में शुरुआत में काफ़ी कुछ काम किया। और फिर हमने डिस्कस किया था कि एक जो सिस्टम बनाया हमने इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को पढ़ने का, वो मेथड क्या था। तो साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे जो एक तरह का क्वेश्चन भी बनता है अपने आप में कि कितने स्टेप्स होते हैं साइंस को स्टडी करने के लिए, नेचर को स्टडी करते वक्त साइंटिफिक मेथड के कितने स्टेप्स होते हैं। तो आज उससे आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे कि इस फिजिक्स की दुनिया में हम जो स्टडी करते हैं वो उसका लेवल क्या है, मतलब उसका स्कोप क्या है, कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ों तक हम स्टडी करते हैं और कितनी छोटी चीज़ों तक हम स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो पहली चीज डिस्कस कर लेते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब हुआ कि लेवल क्या है हमारे स्टडी का। माने मैं ये कहूं कि हम जब फिजिक्स स्टडी करते हैं तो हमारा रेंज कहां से कहां तक है। तो स्कोप में हमने दो ब्रॉडली कैटेगरीज बनाई हुई है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। दो मेजर कैटेगरी होती है, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माने कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। जब हम उनकी स्टडी करते हैं बहुत बड़े लेवल पे जाके, जैसे प्लैनेटरी मोशन हो गया, स्टार हमको दिखते हैं, सन जो है हमको दिखता है, और भी चीज़ें जैसे बहुत बड़े लेवल की चीज़ें जहाँ तक हम देख सकते हैं वो आती हैं मैक्रोस्कोपिक में। और जो नहीं देख पाते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो हम इसमें माइक्रोस्कोपिक तक लेवल तक की स्टडी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक से लेकर के। तो ये दो हमारा स्कोप हो गया। इसके बीच में भी एक कैटेगरी होती है जिससे जो बना हुआ है, जो न तो मैक्रोस्कोपिक के कैटेगरी में आता है और ना ही माइक्रोस्कोपिक के कैटेगरी में आता है। तो हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब शुरुआत में मैंने बताया कि हमारे इस स्टडी का लेवल क्या है। हमारे स्टडी का लेवल बहुत ब्रॉड से लेकर के बहुत छोटा, सूक्ष्म तक का है। तो उसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड अदर वन इज माइक्रोस्कोपिक। मैंने ऐसे कह लें कि बहुत जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं वो मैक्रोस्कोपिक हैं, जो नहीं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम किसी न किसी डिवाइस की हेल्प से देखते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक। कुछ एक कैटेगरी बीच में ऐसी भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे नेचर में जिनकी स्टडी हम करते हैं तो न तो वो मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में होती हैं और ना ही वो माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में होती हैं। इसकी स्टडी हम करते हैं जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत छोटा 10⁻⁻⁶ मीटर इस ऑर्डर का करते हैं तो हम उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और जब हमारी स्टडी बहुत बड़े लेवल पे होती है, इतना बड़ा कि उसे हम देख पाएं, तो माइक्रोस्कोपिक। लेकिन एक लेवल ऐसा भी होता है जिसमें हम 100 प्रोटॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 100 एटम, 200-300 मॉलिक्यूल को लेकर के ग्रुपिंग करके, तो वो जो ग्रुप है 200-400 मॉलिक्यूल्स का, वो न तो मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में आएगा, न तो बहुत बड़ा माना जाएगा और ना ही बहुत छोटा माना जाएगा। तो एक बीच की कैटेगरी डिफाइन हुई है जिसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक में वो चीज़ें हम शामिल करते हैं जो न तो इस कैटेगरी में आएंगी ना ही इस कैटेगरी में आएंगी। मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर और थोड़ा सा इससे नीचे। मान के चलो कि न तो एक एटम है वो और ना ही एक बहुत बड़ा बल्कि ऑब्जेक्ट है जो हमको साफ साफ क्लियरली पूरे
पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे दिखता होगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे दिखेगा ही नहीं, उसे देखने के लिए कोई ना कोई हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे को हम एक थर्ड कैटेगरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप का मतलब आप समझ गए। स्कोप का सिंपल मीनिंग यही है कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं जो हमको साफ साफ दिखती हैं, जैसे बाइसिकल, मोटरसाइकिल, जब इनकी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम साफ साफ इनका मोशन देख सकते हैं, इनका मोमेंटम, इनकी वेलोसिटी, इनके बारे में साफ साफ चीज़ें बता सकते हैं। वो चीज़ें जो हम साफ देख करके महसूस कर लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा एक बल्कि स्टडी हो गया और उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। दूसरा जो मेजर कैटेगरी है माइक्रोस्कोपिक, साफ साफ पता पड़ रहा है कि भाई इसी के नाम पे ही हम एक डिवाइस भी बनाते हैं, माइक्रोस्कोप। सो ऑर्डर 10⁻⁻⁶ मीटर का, इस ऑर्डर तक की चीज़ों को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए जब हम किसी न किसी डिवाइस की यूज करते हैं तो वो जो स्टडी होती है अपनी, उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इस फिजिक्स के दो कैटेगरी हो गई, एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। और एक थर्ड कैटेगरी हमने बाद में चल के बनाई कि जब हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमको नेचर में ऐसी मिलती हैं, एज इट इज़ मिलती ही है हमको ऐसी, कि वो पूरी तरह से न तो मैक्रोस्कोपिक है और ना ही पूरी तरह से वो माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ इससे ज़्यादा, कुछ इससे नीचे। तो उसको हमने एक थर्ड नाम दे दिया, थर्ड कैटेगरी को मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक में वो चीज़ें आती हैं जो बहुत बल्कि नहीं होती और ना ही ऐसी होती हैं जो दिखे ही ना, तो ऐसे बोलते हैं हम मेसोस्कोपिक। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमने सोचना शुरू किया और फिजिक्स का रिलेशन अदर ब्रांचेस के साथ, या अदर जो साइंस के ब्रांचेस थे, या अदर किसी भी फील्ड के साथ, उसके साथ फिजिक्स का रिलेशन दिखाना शुरू किया और ये पाया कि फिजिक्स का रिलेशन बहुत सारे फील्ड से होता है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि फिजिक्स इज द रियल साइंस, रियल नॉलेज, इसके अलावा बाकी सब कूड़ा कचड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये चीज़ें पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं होंगी कि भाई केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, बहुत सारे फील्ड हैं, सबके सब कचरा थोड़े हैं। लेकिन फिर भी आप पाएंगे, अभी आपको मैं एक एक करके जब पूरा कनेक्शन बताऊंगा इन सब से, तो आप पाएंगे कि सच में फिजिक्स इज द रियल नॉलेज और रियल स्टडी ऑफ साइंस। अपने इस नॉलेज की रियल स्टडी फिजिक्स ही है। अब कैसे, तो नेक्स्ट है रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट और अदर ब्रांचेस। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स मैं कह देता हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री, नाम सुना है आपने केमिस्ट्री, लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में कितनी क्या क्या पढ़ते हैं आप, इसलिए जब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है तो डिस्कशन करना और आसान हो जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। देखो, फिजिक्स को ऐसे ही लोगों ने नहीं कह दिया कि ये एक रियल सब्जेक्ट है। माना जाए तो दिस इज द स्टडी ऑफ गॉड। गॉड और फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम फिजिक्स में स्टडी किसकी करती हैं, नेचर की, और नेचर को बनाया किसने है, गॉड ने। तो इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि हम बहुत पास हैं उनके, अपने नेचर के बनाए जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उनको स्टडी करने जाते हैं, माने हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, गॉड की स्टडी करने जा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाता है। अब हम आते हैं रिलेशन में कि इसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो केमिस्ट्री में अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जिनको स्टडी करने के लिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। बिना फिजिक्स के नॉलेज के, बिना फिजिक्स के ज्ञान के, आप बिना फिजिक्स को अच्छे से पढ़े केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते। अब केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल NaCl, कोई कंपाउंड, कोई सा भी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। मान लो H2SO4 में जब हम वाटर मिलाएंगे या कोई और चीज़ मिलाएंगे तो वो दोनों आयन टूटेंगे,
टूट करके एक दूसरे से बंधेंगे। H2 किसके साथ जाएगा, SO4 किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स। इसका मतलब हमें फोर्स के बारे में पता होगा तो ही हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे खिसका पाएंगे। सोच के देखो कि जितनी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या तो फोर्स, वाइडली यूज्ड, और एनर्जी। इस एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, इस रिएक्शन में एनर्जी कम होती है। एनर्जी कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। अदरवाइज हम केमिस्ट्री को डेवलप कर ही नहीं सकते, केमिस्ट्री को हम और आगे ले जा ही नहीं सकते। हमें केमिस्ट्री तभी आ सकती है जब हमें फिजिक्स आएगी, और फिजिक्स में हम उन रूल्स को, उन नियमों को बना के उसकी अच्छी खासी स्टडी करके, और तभी हम केमिस्ट्री जैसे एक ब्रांच को बना सकते हैं। केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब फिजिक्स आपको आती हो। अगर आपको फोर्स के बारे में नहीं पता, अगर आप एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में नहीं जानते, तो आप केमिस्ट्री को डेवलप कर ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। सोच के देखो कि कैसे इमेजिन करोगे इसके बारे में। अगर आप NaCl फॉर्म कर रहे हैं और Na और Cl दो अलग अलग किस्म के जो चीज़ें हैं वो आपस में आकर के मिल रही हैं, तो एक दूसरे को खींच रही होंगी और खींच के एक दूसरे को बांध रहे हैं। अलग अलग फ्री आयंस होंगे, ये आयंस एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स के बारे में, और उसकी नॉलेज कौन देगा, फिजिक्स। बिना फिजिक्स पढ़े आप केमिस्ट्री में किसी टाइप के फोर्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप एनर्जी की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। भैया आपको पता होगा कि हम जब रिएक्शन करते हैं तो कई टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत टाइप के रिएक्शंस होते हैं। उसमें एनर्जी की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और वो कैलकुलेशन यानी एनर्जी के बारे में जो कैलकुलेशन करना है वो सिखाता कौन है, फिजिक्स। इसके मायने ये हुए कि केमिस्ट्री हमको तभी आ सकती है, केमिस्ट्री में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमको फिजिक्स आएगी। अदरवाइज हम केमिस्ट्री को डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, केमिस्ट्री ठप पड़ जाएगी। सो इसका रिलेशन केमिस्ट्री के साथ आप समझ गए किस हद तक जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में। अगर फिजिक्स आएगी तभी आप केमिस्ट्री आ सकती है, तभी केमिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी। तो देखते हैं अब बायोलॉजी के साथ अपने फिजिक्स का क्या कनेक्शन है। ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना और देखा कि भाई केमिस्ट्री भी तभी आएगी जब फिजिक्स आएगी, क्योंकि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज हमारा Na और Cl जैसे छोटी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये किस फोर्स से खींच रहे हैं, फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ये सब की जानकारी हमको फिजिक्स कराएगी, तभी हम केमिस्ट्री को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत छोटे लेवल पे जाके जिसकी स्टडी करते हैं वो है आपका जैसे अमीबा हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, या मुझे बायोलॉजी के बारे में इतना कुछ नॉलेज तो है नहीं, पर जितना मैंने सुना है कि बायोलॉजी में बहुत छोटे छोटे माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, और बिना उसकी स्टडी किए आप आगे बढ़ नहीं सकते। सोच के देखो, उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करते वक्त आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप इनमें से किसी चीज़ की स्टडी नहीं कर सकते। और ये माइक्रोस्कोप बनाता कौन है? वो लोग जिनको फिजिक्स के बारे में पता है। माइक्रोस्कोप बनता किस प्रिंसिपल पे है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, रूल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब माइक्रोस्कोप बनेगा तभी जब आपको फिजिक्स आएगी, और बिना माइक्रोस्कोप के बने या उसके बिना बायोलॉजी आगे बढ़ नहीं सकती। ये एक छोटे लेवल पे मैंने बताया। इसके अलावा आज जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उनमें से 90% जो 90 क्या 100% जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो पूरा का पूरा बेस्ड है आपका फिजिक्स के ऊपर। एक्सरे मशीन हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, सुना होगा आपने इसके बारे में। बहुत सारी मशीनें डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो सारे मशीनें जो काम करती हैं उनमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। बिना फिजिक्स के वो काम ही नहीं करेंगे। एक्सरे की पूरी स्टडी आप करेंगे फिजिक्स में। MRI जो मशीन काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, उसकी पूरी स्टडी करते हैं आप फिजिक्स में। स्कैनर जो काम करता है उसकी स्टडी करते हैं आप फिजिक्स में। और बिना इसके आपकी बायोलॉजी या आपके डॉक्टर्स काम करते नहीं। छोटा सा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तक आता है, वो रिपोर्ट जिस मशीन से तैयार होता है या फिर जो भी आप टेस्ट वगैरह कराते हैं उसकी स्टडी जब आप करते हैं, जब उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, तो जिस मशीन का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स या कोई भी ऐसे मेडिकल ब्रांच के लोग, वो मशीनें काम करती हैं पूरी तरह से फिजिक्स के रूल्स पे। तो इस डायरेक्शन में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपको फिजिक्स वो काम करके देगी, अदरवाइज आगे बढ़ ही नहीं सकती।
सोच के देखो, बायोलॉजी में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं, माइक्रोस्कोप से लेकर के टेलीस्कोप तक, और उसके बाद हमने बनाया और अल्ट्रा चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। तभी हम उस सेल स्ट्रक्चर या उसकी और डीप स्टडी कर पाए जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, सिंपल अपने माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती थी। तो उसके लिए हमने बनाया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया किसने? जिसको फिजिक्स के बारे में नॉलेज थी भाई, जिसको फिजिक्स पता था उसने बनाया, क्योंकि वो पूरा का पूरा फिजिक्स के नियमों पे काम करता है। माने ये चीज़ें आपने जब बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने की सोची तो वो रिसर्च आपका कंप्लीट कैसे हो सकता था? बिना फिजिक्स के कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो फिजिक्स का रिलेशन, इसीलिए कुछ लोगों का मानना है, ऐसे सब लोगों का मानना नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फिजिक्स इज द रियल साइंस और रियल बेसिक नॉलेज। ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी नॉलेज इकट्ठी करता है जिसकी ज़रूरत हम सबको पड़ती है। भाई पढ़ते तो वो बायोलॉजी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना फिजिक्स पढ़े वो बायोलॉजी पढ़ नहीं सकती। पढ़ते तो वो फिजिक्स ही हैं, केमिस्ट्री है, लेकिन इनडायरेक्टली वो फिजिक्स पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो फिजिक्स के कई सारी चीज़ों को पढ़ के और केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। सो फिजिक्स बेस है इन सब चीज़ों का। इन फिजिक्स के रूल्स, फिजिक्स के जो नियम बनाए गए हैं, उसके बिना आप बाकी के सब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की। इवन हमारे डेली लाइफ में हज़ारों हज़ार ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनमें हम फिजिक्स का रूल फॉलो करते हैं, फिजिक्स के नियमों पर चलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को तो हम सुपरस्टिशन की कैटेगरी में लाते हैं कि हमारा अंधविश्वास है, बट ऐसा नहीं है। वो भी फिजिक्स के किसी न किसी रूल पे ही काम करती हैं चीज़ें। हालांकि इस पर बहुत लंबी चर्चा अभी नहीं करता मैं। एक के बाद एक ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो फिजिक्स के रूल्स पे काम करती हुई चीज़ें हैं, लेकिन तब आपके ध्यान में नहीं थी। आपका वो चैप्टर आया, खुला, तब आपने देखा और फिर आपको पता चला कि हाँ, फिजिक्स का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बिना इसके आसपास की कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारा केमिस्ट्री हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में आप तभी सोच सकते हैं जब आपको फिजिक्स आती हो। बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करता मैं कि फिजिक्स आपको बहुत बड़े लेवल पे आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बट हाँ, फिजिक्स से कुछ बेसिक्स लॉज, कुछ रूल्स आपको पता होंगे, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों का मानना था कि ये सब कुछ है, इसकी स्टडी करना, बाकी सब कचरा है। केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कुछ कचरा है, केवल फिजिक्स ही है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए हम ये चैप्टर भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, और आपको बताते हैं कि बाकी सब सब्जेक्ट से इसका क्या कनेक्शन है, कैसे ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, फिजिक्स कैसे इन सब चीज़ों की हेल्प करता है। एस्ट्रोनॉमी को ले लो, एस्ट्रोनॉमी में भी हम फिजिक्स की हेल्प लेते हैं, जियोलॉजी में भी फिजिक्स की के रूल्स को हम यूज़ करते हैं। चाहे वो अर्थक्वेक का मामला हो, चाहे वो स्टार की स्टडी करनी हो, हमें फिजिक्स के बनाए हुए ग्रेविटेशन के रूल्स को ही हम लगाते हैं वहाँ पे। सो इन ब्रॉड वे, बहुत लंबे चौड़े लेवल पे जाए तो हम ये पाते हैं कि जितनी फील्ड की स्टडी हम करते चले गए, इवन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जानते हो, वो जो खुदाई करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें जो हमको मिली हैं वो कितने सालों पुरानी हैं। ये चीज़ें जो कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, तो कार्बन डेटिंग किस में पढ़ाई जाती है? फिजिक्स में। इसके अलावा उसमें जो वो चीज़ों की स्टडी करते हैं और उसकी एज के बारे में कि ये फॉसिल कितना पुराना है, यहाँ की जो सभ्यता है वो कितने हज़ारों सालों पुरानी है, इस सब की जो स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे फिजिक्स के रूल इन्वॉल्व हैं। और आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसलिए लोगों का मानना था कि ये एक रियल बेस है आपका, एक रियल सब्जेक्ट है। बाकी कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा दमखम नहीं है कि वो इतने सारे सब्जेक्ट को चला सके। इस बेस के ऊपर, इसके बनाए रूल्स के ऊपर कई सारे सब्जेक्ट टिके हुए हैं और उनका प्रोग्रेस भी ये करवाता है। सो इसीलिए ये एक रियल सब्जेक्ट या एक रियल नॉलेज का बेस है आपका। तो ये तो कनेक्शन की बात हो गई कि बाकी सब सब्जेक्ट के साथ इसका कनेक्शन कैसा कैसा है। अब इसके बाद आते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई है
सो नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो क्या फिजिक्स में कुछ ऐसा है जो हमारे लिए एक्साइटमेंट है, हमको एक्साइटमेंट देता है, जिसमें हमको मज़ा आता है? हाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ैन, मोटरसाइकिल, ट्रेन, हज़ारों हज़ार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती है। इंटरनेट, जिस तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं और आपस में लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक्साइटमेंट ही है। और वो बनाया किसने है? फिजिक्स ने। सो फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं और हमको दी हैं जो हमारे लाइफ को इजी बनाती है, हमारे लिए कंफर्टेबल महसूस होता है वो, और साथ ही साथ वो चीज़ें होने से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है। आज वो चीज़ें हमारी लाइफ से निकाल दी जाएं तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। एक के बाद एक नई चीज़ें आती हैं तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है, और वो ले कौन आता है? फिजिक्स। फिजिक्स के बनाए रूल्स पर, फिजिक्स के बनाए हुए नियमों पर बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जिनसे हम एक्साइट होते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इस टॉपिक में तो आप ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जिनसे हमारा एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है, हमारे डेली लाइफ की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारे आसपास के हज़ारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको आप बता सकते हैं, जिनसे हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वो सुन के, अरे ये नई चीज़ आई है, ये कैसे बनी हुई है, ये कैसे काम करती है। तो वो सारी चीज़ें फिजिक्स के रूल्स पे काम करती हैं। फिजिक्स ने उन्हें बनाया है भाई। आज रूल फिजिक्स ने बनाए और उस बेसिस पर हमने एक जनरेटर तैयार किया, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। वो पूरा एक प्रोसेस के तहत काम करता है। तो उससे हमने बोला कि ये टेक्नोलॉजी है हमारी। टेक्नोलॉजी तो बनी, लेकिन किस बेसिस पर? अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नॉलेज नहीं होता, अगर हमें कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का नॉलेज नहीं होता, एनर्जी कन्वर्जन का नॉलेज नहीं होता, या वो रूल नहीं पता होते जिस रूल पे ये चीज़ें चलती हैं, तो क्या हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते? नहीं कर पाते। वो टेक्नोलॉजी जिससे आज कंप्यूटर पे है, कम काम करता है, कंप्यूटर बनाया हमने, जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने मोबाइल फ़ोन बनाए हैं अपने, वो टेक्नोलॉजी दी किसने है? किस नियमों पे काम करते हैं वो सब चीज़ें? फिजिक्स के नियमों पे काम करते हैं। ये पूरे चीज़ें जो देख रहे हैं आप, वो सब फिजिक्स के नियमों पे काम करते हैं। सो एक्साइटमेंट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये बहुत पहले नहीं होती थी तो उस समय के लोगों के पास एक्साइटमेंट के लिए दूसरी चीज़ें होती थी, तब भी डिस्कवरीज चलती रहती थी। बट आज के टाइम और आज के बाद हो सकता है कि भाई आज के बाद नेक्स्ट जनरेशन या उसके बाद की जनरेशन रोबोट यूज़ करे। जो आज आप टेलीविज़न में देखते हैं, केवल कि कई पिक्चरों में देखते हैं कि रोबोटिक सिस्टम में काम चल रहा है, तो उस रिसर्च आज चल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, वो भी फिजिक्स के नियमों पे ही चल रहे हैं। कल को हो सकता है कि वो आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा हो जाए। सो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का काम किसने किया? फिजिक्स के उसी बेसिक फंडामेंटल रूल्स ने काम किया। उसी पर हमने काम करके और ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं। चाहे कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि एक्साइटमेंट के लिए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ढेरों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिक्स में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जिस वर्ड का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है फोर्स। फोर्स का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स। तो न्यूटन ने इसको डिफाइन किया था, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, पुश और पुल, धक्का देना या खींचना। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि पुश और पुल होता क्या है? किसे आप पुश कहेंगे, किसे पुल कहेंगे? तो इसे शायद पुश कहते हैं, इसे ही पुश कहते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट मान लो ये चौक है आपके सामने, और इसे मैंने ऐसे उंगली लगा के ऐसे धक्का दिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं पुश। मतलब हमने धक्का दिया, इसको एक तरह का फोर्स लगाया। फोर्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, पुश और पुल। लेकिन जब हम इसे पुल कर रहे हैं, ऐसे शायद पुल कहते हैं, इस तरफ जाके हाथ लगाना और ऐसे अपनी तरफ खींचना। थोड़ा सा अपनी सोच बदलो और देखो, क्या आपने इस तरफ से भी इसको पुश ही किया है? ध्यान से सोचो, तो आपने इस तरफ से भी पुश किया है, बस आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, कर तो एक ही काम कर रहे हैं, पुश। पुल जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ कहाँ पुल है? यहाँ मैंने इसको ऐसा धक्का दिया तो आपने कहा इसको पुश। जब मैंने इसको ऐसा धक्का दिया, इसको ऐसे पुश किया, तो आपने कहा पुल।
ये तो बस देखने का नजरिया है बस कि ये हमारी तरफ आ रहा है तो हम इसे कह रहे हैं खिंचाव है, पुल कर रहे हैं। एक्चुअली कर तो पुश ही रहे हैं, बस पुश का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। हाथ इस तरफ से ले गए और इस तरफ से इसको पुश करना स्टार्ट किया, तो इसको हमने कहा पुल है। पुल जैसी कोई चीज कहाँ है? कर तो दोनों तरफ से पुश रहे हैं हम, इस तरफ से भी पुश कर रहे हैं, उस तरफ से भी पुश कर रहे हैं। दरवाजे को बाहर की तरफ हमने ऐसे धक्का दिया, इसको बोला पुश। उधर जाके दरवाजे का हैंडल पकड़ करके जब हमने इस तरफ पुश किया अपनी तरफ, तो उसको कह दिया पुल। अरे भाई पुल कहाँ है? वो उसको दूसरी तरफ से हाथ लगा के पुश ही तो कर रहे हैं। ध्यान से देखो, पुश कर रहे हैं उसको। हाँ, अपनी तरफ पुश कर रहे हैं तो उसका नाम दे दिया पुल। यहां कहीं तो पुल नजर नहीं आ रहा। खींचने जैसा क्या है? हर तरफ से धक्का ही तो मार रहे हैं। यहां पर तो एक ही फोर्स है। एक्चुअली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे गिराते हैं, छोड़ देते हैं, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। यहां पुल का मतलब है। क्यों कहा न्यूटन ने पुश और पुल? क्योंकि कई एग्जाम्पल्स में उनको पुल नजर ही नहीं आया, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसमें पुल नजर आता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ जाती है। अब अर्थ इसको इस तरफ से आकर के पुश तो कर नहीं सकती, अर्थ इसके ऊपर तो आ नहीं सकती। इसका मतलब अर्थ ने अपनी तरफ इसको खींचा ही है, पुल ही किया है। तो दिस इज पुल। पुल नामक एक चीज होती है। सो पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। अब हमारे नेचर में कई टाइप के फोर्सेस हैं, अलग अलग टाइप के फोर्सेस हमने डिफाइन किए हैं। इतने टाइप के फोर्सेस हैं कि अगर हम सब अलग अलग कैटेगरी बना करके पढ़ना शुरू करें तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये कि फिर तो हम पढ़ ही नहीं सकते। हमें छोड़ देना होगा ये फिजिक्स पढ़ना। भाई हम किसी चीज को अपनी तरफ पुश या पुल करते हैं तो मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। जब हम साइकिल से चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो पहिए और रोड के बीच में एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स है। ये इस वजह से ये साइकिल रुक गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक इस छोटे से ऑब्जेक्ट को, एक हैवी मेटालिक बॉल को एक पानी में डाल दें तो वो डूब जाएगी, लेकिन एक प्लेट को उसके ऊपर धीरे से ला के रखें तो वो तैरने लगती है पानी की सरफेस पे, सतह पे, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस वाला फोर्स है, यानी सरफेस टेंशन है। एक ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे गिरा देते हैं और वो एक गाढ़े लिक्विड में जाती है तो जाने के बाद पहले बहुत स्पीड से जाती है, फिर स्लो हो जाती है। अगर एक बहुत गाढ़े लिक्विड में, ऑयल जैसे एक लिक्विड हो, उसमें एक बॉल को हम ड्रॉप करें तो वो बॉल पहले बहुत तेज जाती है, फिर स्लो हो जाती है, धीरे धीरे जाना शुरू करती है। एक तरह का फोर्स, उस एक तरह के फोर्स का नाम हमने रखा है विस्कॉस फोर्स। ऐसे ही मान लो इस चौक से इस बोर्ड पे जब कुछ लिखते हैं तो चौक के पार्टिकल वापस नहीं आते, इस बोर्ड के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये एक तरह का फोर्स। पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और कम, और इस वजह से एक लेवल से दूसरे लेवल तक आता है। एक तरह का फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला एक फोर्स। तो इतने टाइप के जो फोर्सेस थे, इनको पढ़ने में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको फिजिक्स के एक रूल ने, एक प्रिंसिपल ने इसको दुरुस्त किया, इसको सही किया और हमको पढ़ना, हमारे लिए पढ़ना आसान कर दिया। क्योंकि हमने क्या किया कि ये अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस हैं उनको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि 4 कैटेगरी से ज़्यादा फोर्सेस हमारे नेचर में अवेलेबल ही नहीं होते, बस 4 ही तरह के फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले और उसके बाद जब आपस में कोरिलेशन देखा इन सब चीज़ों का, तो उन सब की प्रॉपर्टीज किसी न किसी चीज़ से मैच करती थी। जैसे जब हम एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। एक सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू करती है। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, मतलब अर्थ के पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसने इस चौक को भी अपनी तरफ खींचा। एक ऑब्जेक्ट को जब हम दूर ऊपर उछालते हैं तो उसको अपनी तरफ खींचती है। सैटेलाइट फेंकते हैं तो सैटेलाइट भी अर्थ के स्पेस को छोड़ के भाग नहीं जाता, वो उसी स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू करता है। तो अर्थ के पास कोई तो एक चीज़ ऐसी कॉमन है जो सबको बांधे हुए है। बाद में चल के हमने डिस्कवरी की मास है वो, और मास की वजह से एक फोर्स आता है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो हमने एक कैटेगरी बना ली कि ये सब अलग अलग फोर्सेज नहीं है, ये सब एक ही टाइप के फोर्स हैं। न्यूटन ने कहा कि ये सब के सब एक ही टाइप का फोर्स है और उस फोर्स को बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लीजिए, सॉल्व हो गया ये। भी अलग अलग पढ़ने से अच्छा है आप एक ही फोर्स के नाम से उसको जाने, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे ही जब हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल पे,
चलते हुए जब ब्रेक लगाते हैं तो रोड के साथ अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो रोड के जो सरफेस हैं वो टूटे हुए हैं, इतने प्लेन है नहीं, 100% आइडियली प्लेन नहीं होते। उस सरफेस पर थोड़ी सी रफनेस जरूर होती है, थोड़ा सा वो टूटा जरूर होता है। वो हमको नेकेड आई से दिखता नहीं है, ये अलग बात है, बट वो होता है। और साइकिल के पहियों में थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं, तो वो गैप्स उस गैप में जाके फंस जाते हैं। तो जब ये खिंचाव होता है, जब ये एक दूसरे को खींचते हैं, तो रोड से वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लाता है। वो जो मटेरियल जो भी है, उस मटेरियल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आता है। जब उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो इसके पास जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके पास क्या रह गया, पॉजिटिव। और जिसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए उसके पास क्या रह गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच गए और बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से खींचे। चूंकि चार्ज इन्वॉल्व है, चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से वो चीजें रुकी तो हमने नाम जरूर दिया कि रब करने की वजह से रुकी और फ्रिक्शन बोल रहे हैं, बट ओरिजिन क्या है, क्या रीजन है इस फोर्सेस के लगने का जिसको हम फ्रिक्शन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल। भाई इलेक्ट्रिकल ही तो है। इस चौक को जब मैंने इसे बोर्ड पे रब किया, जब इस बोर्ड पे ऐसे रब किया, ऐसे घिसा, तो इस चौक के पार्टिकल ने इसके साथ जाना बेहतर समझा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक इलेक्ट्रॉन निकल के उधर गया तो चौक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बोर्ड नेगेटिवली चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच में एक बहुत जबरदस्त खिंचाव, बहुत पुल यानी अट्रैक्शन फोर्स लगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जो चौक के पार्टिकल हैं वो चौक के साथ वापस न आकर के इस पॉजिटिव वाले के पास, नेगेटिव वाले के पास चिपक गए। भाई बोर्ड से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बोर्ड का इतना सारा स्पेस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। और चौक के पार्टिकल्स क्या हो गए, जो एक एक पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से चिपक गए। चौक के पार्टिकल्स वापस इतना फोर्स नहीं लगा पाए कि अपने पार्टिकल को वापस खींच पाए। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हमने नाम दिया था जरूर फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन है कौन सा, ये इलेक्ट्रिकल। सरफेस के ऊपर जब हम एक प्लेट को रखते हैं तो वहां पर भी तो यही होता है। तो माने हमको अलग अलग टाइप के ये जो फोर्सेस नजर आ रहे थे, इनका जो ओरिजिन था वो इलेक्ट्रिकल था। तो हमने ये माना कि भाई मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जिन फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और इतने सारे फोर्सेस हम नाम दे रहे हैं कि रबर को खींचा और वापस छोड़ा तो वापस चला गया, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी वाला फोर्स, फिर अलग अलग टाइप के बहुत सारे फोर्स। ये सब अलग अलग टाइप के फोर्स नहीं है, ये किसी एक ही फोर्स के कई सारे पार्ट हैं जिनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। हाथ तो एक ही है, ये अलग अलग उंगलियां हैं 5, वो एक ही का पार्ट है। हमने नाम अलग अलग दे रखा है कि ये मिडिल है, ये साइड वाली फिंगर्स है, ये अंगूठा है, ये सब नाम अलग अलग रखा हुआ है, बट हैं तो एक ही हैंड के पार्ट हैं ये सब। बिल्कुल वैसे ही एक मेजर कैटेगरी बनाई कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कई सारे नाम दे दिए कि फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस फोर्स, विस्कस फोर्स, अलग अलग टाइप के बहुत सारे नाम दे दिए। जहां जैसी हमको दिखाई पड़ी, जो चीजें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी और उस एक्सपेरिमेंट में हमको जो जो चीजें दिखा उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका नाम रखना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में पाया कि इतना कॉम्प्लेक्स ये सब चीजें है नहीं। हम फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है किसी एक रूल, किसी एक नियम से बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर पाएं। बिल्कुल उसी बेसिस पर हमने एक फोर्स बनाया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उसकी हेल्प से ये सारे फोर्सेस को कैलकुलेट किया, इस सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, ये सारे इवेंट, ये सारे जो चीजें घटनाएं हो रही थी उन सब घटनाओं को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मून और अर्थ एक दूसरे से ग्रेविटेशन फोर्स से ही बंधे हैं। ये जब हम गिराते हैं और अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। हम अर्थ के साथ चिपके हुए हैं, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अर्थ और सन एक दूसरे से चिपके हुए हैं। 365 डेज का पूरा 1 ईयर होता है और अर्थ एक पूरे साल में एक चक्कर लगा लेती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि एक चक्कर लगाती है, एक सर्कुलर राउंड लगा लेती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो सब के सब एक ही फोर्स से एक्सप्लेन किए गए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक अलग कैटेगरी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से थोड़ी सी अलग थी, वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स आता है, इलास्टिसिटी वाला फोर्स आता है, विस्कोसिटी वाला फोर्स आता है। ये सब फोर्सेस की क्या एक ओरिजिन क्या था, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो हमने बाद में पाया कि ये अलग अलग टाइप के फोर्सेस ना होकर के मेजरली हमारे पास केवल 2 ही टाइप के फोर्स होते हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। बाकी हमने नाम हजारों रखे हुए हैं इनके, अलग अलग टाइप के इवेंट्स में, अलग अलग टाइप की जो घटनाएं होती हैं उनमें हमने नाम रखते चले गए और हमारे पास 100 टाइप के फोर्सेस हो गए।
बट उन 100 टाइप का जो ओरिजिन था वो एक ही था, इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो 100 टाइप के फोर्सेस का ओरिजिन एक ही था, ग्रेविटेशन फोर्स। माने हमारे नेचर में फंडामेंटली 2 ही टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमने 2 मेजर कैटेगरी बनाने वाली फोर्स की शुरुआत में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, फंडामेंटली हमारे पास 2 टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बाद में चल करके हमने उस एक और फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के बीच में लगने वाला, मैग्नेट और किसी आयरन लाइक सबस्टेंस के बीच में लगने वाला। सो हमने इसको पूरा का पूरा एक कैटेगराइज कर लिया कि एक हमारा होगा ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरी कैटेगरी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 मेजर कैटेगरी। बाद में चलकर जब मॉडर्न फिजिक्स आया और हमने बहुत सारी और रिसर्च की, स्टडी की, तो ये पाया कि 19वीं सेंचुरी के आसपास कि एक तीसरे टाइप का भी नेचर वाला फोर्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक अलग टाइप का फोर्स भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। जब हमें नॉलेज नहीं थी तो शुरुआत में हम एटम बोलते थे, एटम को तोड़ा तो हमको न्यूक्लियस के बारे में नॉलेज हुई, न्यूक्लियस के अंदर झांका तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखे, बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन मिले। इन सबको जब हमने स्टडी किया तो पाया कि न्यूक्लियस के अंदर तो काफ़ी सारे प्रोटॉन रहते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, दूर धक्का देता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर ही 50-50 प्रोटॉन की ग्रुपिंग होती है। वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? 20-20 प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं? भाई प्रोटॉन तो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, रिपेल करते हैं, फिर वो एक साथ न्यूक्लियस में उस छोटे से गोले के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर होता तो धक्का मार के वो न्यूक्लियस तोड़ चुके होते और ये हमारा पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका होता। ना न्यूक्लियस होता, ना एटम होता, ना मॉलिक्यूल होता, ना मॉलिक्यूल से बनी हुई चीज़ें होती, मतलब हम सब पूरा यूनिवर्स। इसका ये मतलब था कि एक तीसरे टाइप का भी फोर्स एग्जिस्ट करता है जो प्रोटॉन को बांधे हुए है। प्रोटॉन एक ही नेचर के होने के बावजूद, पॉजिटिव नेचर के होने के बावजूद भी एक छोटे से रीजन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तीसरे टाइप का फोर्स भी है। भाई ग्रेविटेशन वाले फोर्स की तो बात ही नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो मास की वजह से आता है वो वहां पर लग ही नहीं सकता, लगता भी है तो बहुत ही कम। इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका मतलब था कि उस गोले के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर चर्चा की जाए और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर चर्चा की जाए तो भारी कौन पड़ता? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हैवी होता है, वो डोमिनेट कर रहा है, तब तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर तो उन्हें टूट जाना चाहिए था, क्योंकि मास के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें बांध पाता। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कमज़ोर था, फिर वो रुके क्यों हैं? इसका मतलब था कि हमसे कुछ गलती हुई है, हम अभी तक उस जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं, हमें एक तीसरे टाइप का भी फोर्स मिला। अब चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स था, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल थे उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स था, तो इसीलिए हमने उसका एक नया नाम रखा, न्यूक्लियर फोर्स। ये तीसरे टाइप का फंडामेंटल फोर्स था जो बाकी के दोनों फोर्सेस से अलग नेचर रखता था, बहुत शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी सी दूरी में काम करता था और उस डिस्टेंस पर बाकी सारे फोर्सेस से, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों ही कैटेगरी के फोर्सेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस के लिए, बहुत छोटी सी दूरी के लिए। अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाए तब तो इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो तोड़ देगा उसे। फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स काम ही नहीं करेगा। माने न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है उसका रेंज बहुत ही छोटा होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर उसके बारे में और रिसर्च आगे बढ़ी तो पाया कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर के अंदर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है और बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसका नाम रखा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो बाकी के दोनों फोर्सेस से बहुत हैवी था, बहुत भारी था। बाकी के दोनों फोर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल होते तब तो हमें न्यूक्लियर फोर्स बताने की दुनिया को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम उसी से अपना एक्सप्लेन कर लेते। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों फोर्सेस को देखो,
ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमें पहले इन्हीं दोनों के बारे में पता है और हमने खोज निकाले हैं कि हमारे नेचर में फंडामेंटली दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब न्यूक्लियस के अंदर जब झांका हमने और हमने पाया कि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन, तो एक सोच ये डेवलप हुई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब के पास मास तो है ही और सब मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नेचर केवल अट्रैक्टिव ही होता है, तो वो सब मास एक दूसरे को बांधे हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल जो फोर्स था वो काफ़ी स्ट्रांग था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, और प्रोटॉन भी काफ़ी थे उसमें। तो वो जो प्रोटॉन एक नेचर के थे, उनके ऊपर चार्जेस की वजह से, सेम चार्जेस की वजह से जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वाला फोर्स काम करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता, उसकी वजह से वो उस न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकल जाते। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस बंधा हुआ है, टूटा नहीं है। इसका मतलब न तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ना ही वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब वो किसी तीसरे टाइप का फोर्स था, उसका नाम हमने रखा न्यूक्लियर फोर्स। और चूंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इसीलिए उसका नाम रखा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब फिर स्टडी ये आगे बढ़ी और अब चूंकि एक नया सब्जेक्ट था, नई चीज़ थी, तो सब लोगों का रिसर्च का ध्यान इस तरफ गया। एक नया विषय था सबके लिए, तो सब लोगों ने अपने अपने रिसर्च इसमें आगे बढ़ाए और 1930 के बाद इस पर और ज़्यादा लोग जुड़ गए इस विषय पर, तो और ज़्यादा रिसर्चेज हुए। तो ये पाया कि जब ये न्यूक्लियस टूटता है, किसी भी तरह से टूटे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जब ये टूटता है तो टूटने के बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनमें भी आपस में इंटरेक्शन होते हैं। वो जो पार्टिकल्स टूट के बाहर निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, उसके बाद आपका मेसॉन्स, बायरॉन्स, बहुत सारे फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से बाहर निकलते हैं। जब ये पार्टिकल बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया पॉजिट्रॉन में या न्यूट्रॉन में, कन्वर्ट होकर बाहर एनर्जी के फॉर्म में बाहर गया। तो खैर ये जब न्यूक्लियस टूटा और टूटने के बाद ये पार्टिकल बाहर निकले तो इनका आपस में भी इंटरेक्शन हुआ, और ये इंटरेक्शन उस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वाले से थोड़ा सा कम था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम था। तो इसका नाम रखा गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। था तो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स के बीच में ही, भाई न्यूक्लियस टूटा तो उसी के अंदर के पार्टिकल कन्वर्ट हुए दूसरे पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो न्यूक्लियस के अंदर के ही पार्टिकल इन्वॉल्व थे, इसलिए हमने उसका नाम न्यूक्लियर फोर्स ही रहने दिया। बस क्या लगा दिया उसके पीछे, वीक, क्योंकि स्ट्रांग वाले फोर्स से वो प्रोटॉन जो पहले फोर्स लगा रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, जिसका नाम हमने रखा था स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़े वीक थे, इसीलिए इसका नाम रखा हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे नेचर में कितने टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं? 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब थोड़ा सा मैं इन सब के बारे में बता दूं कि ग्रेविटेशन फोर्स का, आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर्स में, ग्रेविटेशन फोर्स का जो नेचर है वो नेचर आता कहाँ से है, फंडामेंटली ये कैसे एग्जिस्ट करता है। फंडामेंटल हम किन चीज़ों को बोलते हैं? तो फंडामेंटल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनको हमने नहीं बनाया। हमें ये एक ऑब्जेक्ट मिला, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी थी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स लगा रहा था, तो हमने इसका नाम रख दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी थी तो हमने ढूंढा, तो वो मास, और तो कुछ दिखा नहीं, तो हमने सबसे पहले इसका नाम रखा मास की वजह से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आई है, और उस प्रॉपर्टी, उस मास की वजह से ये दूसरे मास को खींच रहा है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर, हम पढ़ेंगे भी क्लास 11 में। तो हमने ढूंढ निकाला कि इसका मतलब हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, और जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स का नाम क्या रख दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, ये भी मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी है। उसी मटेरियल में हमने देखा कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करना कम हो गया और उसके अलावा एक दूसरे नेचर का फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो उसका हमने नाम रखा इलेक्ट्रिकल फोर्स। और उसका ओरिजिन क्या था, रीज़न क्या था उसका, कहाँ से वो उसके अंदर आया कि उसने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया? तो हमने पाया कि इसके अंदर मास के अलावा एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि उस प्रॉपर्टी की वजह से ये दूसरे वाले चार्ज को या दूसरे वाले किसी सबस्टेंस को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। माने ये वाली जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से डिफरेंट है, अलग है, तो हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाद में मैग्नेटिक फोर्स भी आया, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर बाद में और रिसर्च हुए तो हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना, और ये जाना कि ये बहुत कम रेंज के होते हैं,
हमने जो पहले के दो फोर्स पढ़े, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनकी रेंज कहाँ तक होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो, इन दोनों फोर्सेस की रेंज इन्फिनिटी तक होती है। बहुत लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस होते हैं। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी एक दूसरे को बांधे हुए हैं। सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी फोर्स लग रहा है। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। इन दोनों फोर्सेस का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, अप टू इन्फिनिटी, छोटे रेंज से लेकर बहुत बड़े रेंज तक। लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की और न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के बारे में जानने की कोशिश की, तो ये पाया कि विद इन 10⁻⁻15 मीटर इस रेंज में बाकी के जो फोर्सेस हैं वो वैनिश कर जाते हैं, वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस रेंज में। लेकिन अगर पार्टिकल को, यानी प्रोटॉन को, ये दोनों प्रोटॉन हैं, इनको अगर इस रेंज से बाहर कर दो, अगर 10⁻12 मीटर पे रख दो, तब वो न्यूक्लियर फोर्स खत्म। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा दो, अगर क्लोज करो 10⁻15 मीटर के भी करीब कर दो उनको, यानी दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो 10⁻15 मीटर से भी कम कर दो, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा फोर्स होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही वो दूरी बढ़ा दो, तो या तो कूलम फोर्स, यानी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, आगे चलकर जो भी हो जाए। लेकिन हमने पाया कि बाकी के दोनों फोर्सेस से ये फोर्स रेंज के मामले में अलग है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो चाहे वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए काम करता है, विद इन 10⁻14 और 15 मीटर, यही इसकी रेंज है। इससे दूर कर दोगे तो फिर ये खत्म, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी रेंज कहाँ तक है? तो इनकी रेंज इन्फिनिटी तक है, बहुत दूर तक, यहाँ तक काम करते हैं। तो ये हो गया चारों फोर्सेस के बारे में क्लासिफिकेशन, कि हमने अपने नेचर में जितने अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखे हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया कि 4 टाइप के ही फोर्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ये तक मानना था कि ये 4 नहीं होते, एक ही होते हैं। वो रिसर्च कर रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए, साइंटिस्ट माने गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। शायद वो नहीं होते तो हम जो चीज़ें वो बना के चले गए उसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता। E=mc², एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जिसके बारे में मुझे तो नहीं लगता कि कोई वहाँ तक पहुँच भी पाता आइंस्टाइन के अलावा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फोर्स के बारे में भी उनका यही सोचना था कि ये 4 टाइप के फोर्सेस नहीं होते, नेचर में केवल एक ही टाइप का फोर्स होता है। लेकिन चूंकि आइंस्टाइन बीच में ही अपनी रिसर्च छोड़ के चले गए, इसीलिए वो थ्योरी आगे बढ़ नहीं पाई। आपने छोटे लेवल पे उस थ्योरी का नाम नहीं सुना होगा, स्ट्रिंग थ्योरी जैसी एक थ्योरी होती है, वो इस लेवल पे काम की चीज़ नहीं है, बट आइंस्टाइन इस पे काम कर रहे थे। और हमने जो अभी तक कैटेगराइज किया हुआ है अपने नेचर में, वो 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप ये 4 फोर्सेज याद रखेंगे। हम ये चारों फोर्सेज डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि इनका ओरिजिन क्या है, क्यों ये फोर्सेज किसी मटेरियल में आती हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से आती हैं, ये डिस्कशन कर लिया। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज एक फिलॉसफी है। कंजर्वेशन लॉ बेसिकली हमें ये सिखाती है कि वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं। चूँकि हम स्टडी ही नेचर की कर रहे हैं और नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो नेचर ने हमको कुछ चीज़ें सिखा दी, कुछ चीज़ें समझा दी। उनमें से एक ये लॉ समझाया कि अगर यहाँ पर 100 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही बना सकते हैं। बस आप यहाँ की चीज़ें उठा के वहाँ रख सकते हैं और वहाँ की चीज़ें उठा के वहाँ रख सकते हैं। बस हम काउंट करेंगे तो फिर भी वही आएंगी। आपने ना तो बनाया है और ना ही उसको ख़त्म किया है, बस उसका पैटर्न बिगाड़ दिया। ये चौक उठा करके वहाँ रख देना, वहाँ रख देना, काउंट करेंगे तो जो पहले था वही अब है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। कंजर्वेशन लॉ हमको सिखाता है कि हम नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम न तो बनाते हैं और ना ही उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे
केमिस्ट्री के लेवल पे जाए तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी हमसे नहीं बन सकता। हम दो चीज़ों को एनर्जी की हेल्प से जोड़ते हैं, कोई ना कोई एक एनर्जी हम उसमें यूज़ करते हैं तो हमें वो दूसरे फॉर्मेट में मिलता है। हम कोयला जलाते हैं तो हमको हीट मिलती है, उस हीट से, उस स्टीम से हम टरबाइन को चलाते हैं, उस टरबाइन को चला के हम एक जनरेटर चलाते हैं और उस जनरेटर को चलाने के बाद हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर वो कोयला ही नहीं होता, वो स्टीम ही नहीं होता, यानी हमें हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस नहीं होता, यानी ये सब चीज़ें नहीं होती और हमसे कहा जाता कि डायरेक्टली जनरेटर चला दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दो, तो हम नहीं कर पाते। भी कहाँ से कर पाते? हमने बनाया थोड़ी कोई चीज़, इनफैक्ट हम एक छोटी सी चीज़ तक नहीं बना सकते। ये हमें नेचर ने सिखाया। इसीलिए हम फिजिक्स की स्टडी करते समय नेचर के जितने करीब होते हैं उतने ही गॉड के पास होते हैं। मतलब इसकी इनसाइड स्टोरी यही है कि हम इसका इनफैक्ट इनडायरेक्टली गॉड की स्टडी करते हैं, गॉड के बनाए हुए रूल्स की स्टडी करते हैं और बाद में पाते हैं कि कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कुछ चीज़ें क्या, इनफैक्ट 99.9 चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमें कहीं से बना बनाया एक मॉलिक्यूल मिल गया, एक दूसरे नेचर का मॉलिक्यूल मिल गया, उन दोनों को जोड़ रहे हैं बस। जो मॉलिक्यूल मिला उससे हमने बनाया थोड़ा है, वो बना बनाया था, किसने बनाया? नेचर ने। नेचर को ही हम गॉड बोल रहे हैं। भाई जिसको हमने नहीं बनाया, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको किसी और ने बनाया होगा, किसी और शक्ति ने बनाया होगा, अपनी भाषा में हम उसको बोलते हैं गॉड। तो उस गॉड ने अगर उसको बनाया है तो हम केवल उस चीज़ों को जोड़ रहे हैं। एक एनर्जी हम खर्च करते हैं, दूसरे टाइप की एनर्जी मिलती है। मतलब एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएँ, अलग से हम बना पाएँ। ये हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में सिर्फ इतना है कि एक टाइप की एनर्जी मिली हुई है, उसे दूसरे टाइप में खर्च कर दो, दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दो। सो हमारे पास क्या है? नेचर ने हमको क्या सिखाया? कंजर्वेशन लॉज। इसी के बेसिस पर हमने ये लॉ बनाए हुए हैं कि हम कोई चीज़ न तो बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। उन कोई चीज़ में क्या क्या चीज़ आ सकती है तो हम आगे स्टडी करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व होने का मतलब न तो हम कहीं से उसको ले आए हैं और ना ही टोटली उसको हम ख़त्म कर पा रहे हैं, बस वो किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसी दूसरे जगह अपीयर हो जा रहा है। और जितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर उसको गायब किया, कहीं पर वो अपीयर हो गया। वो ख़त्म यहाँ से नहीं हुआ, बस वो कहीं दूसरे जगह दूसरे फॉर्मेट में अपीयर हो गया। हमें दिखा नहीं, हमने बोला ख़त्म हो गया, वो गायब हो गया, वो अपीयर हो गया। सो इस नेचर में बैलेंस हो गई वो चीज़ें। तो अगर यहाँ पे 10 चीज़ें, एनर्जी के 10 फॉर्मेट रखे हुए हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो हम करते क्या हैं? ये चीज़ें उठा करके यहाँ, वहाँ की चीज़ें उठा करके वहाँ, वहाँ की चीज़ें उठा करके वहाँ। फाइनली वो नेचर काउंट करती है तो उसे लगता है भाई जितनी चीज़ें मैं छोड़ के गई थी उतनी चीज़ें तो हैं। हमने 10 छोड़ के दिया था इनको, अभी भी 10 हैं। बस इन्होंने अपनी भाषा में बोला कि हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल किया तो वो दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। अभी भी काउंट करो, 10 के 10 ही हैं। सो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। जितनी पहले है उतनी ही बाद में है। उसको हमने न तो बनाया और ना ही उसको हम ख़त्म कर पा रहे हैं, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक फॉर्मेट से, एक रूप से दूसरे रूप में जा रही हैं चीज़ें, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉस। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिलॉसफी इन फिजिक्स। तो ये जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, जब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फिजिक्स के इस दुनिया में जो कंजर्वेशन लॉ हैं, वो हमको पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें सिखा जाती है कि ऐसी चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इससे आगे बस हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत मतलब ये दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी लविंग है, ये इस चीज़ का एहसास होता है। इस चीज़ को महसूस करते हैं आप, और इसको महसूस करके उस पर काम करते हैं और बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनाते हैं, बहुत सारे नियम बनाते हैं। तो ये फिजिक्स की दुनिया का, फिजिक्स की वर्ल्ड का ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन था। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपको आगे जो स्टडी करनी है, जो चीज़ें मिलनी हैं, उसमें कितना मज़ा आने वाला है। हमारे नेचर में ऐसी कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो हमको सिखा जाती हैं, जो हमको बता जाती हैं, और उसको हमने इसमें शामिल किया हुआ है। सो एक इंट्रोडक्शन टाइप का था ये चैप्टर। अब आपका क्लास 11th का जो इसके बाद का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन,
और मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, देन काइनेमेटिक्स, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। सो ये एक इंट्रो था कि आप आगे जो पढ़ने वाले हैं ये फिजिक्स की दुनिया कैसी है, फिजिक्स की दुनिया में कितना एक्साइटमेंट है, कितनी चीज़ें हमको ये ऐसी चीज़ें देती है जिनसे हमको मज़ा आता है, बहुत सारी ऐसी बातें समझाती है जिनसे हमको गॉड और अपने बीच में डिफरेंस पता पड़ता है। हम उसी के बनाए नियमों को ही तो स्टडी करते हैं और उस प्रिंसिपल को ही बना डालते हैं, उस पर बेस्ड अलग अलग थ्योरम्स, अलग अलग रूल्स, अलग अलग नियम्स बनाते हैं और उन पर काम करते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए जाननी ज़रूरी थी, इस पर डिस्कशन ज़रूरी था। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये छोटा सा चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड समझ में आया होगा। मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उस नोट्स में जितनी बातें लिखी हैं उससे ज़्यादा आपको एक फुल स्टॉप भी आगे नहीं लिखना, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। हार्डली 2 और 3 मार्क्स, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। आपके एंटायर 70 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिसाइड होगा। आपके स्कूल्स के जो एग्जामिनेशन वैल्यू है उसमें तो कभी कभी किसी यूनिट टेस्ट में पूछ दिया जाए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, ये बहुत लो स्कोरिंग चैप्टर है। बट ये इस बात का एहसास कराता है कि हमें इस फिजिक्स की दुनिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कितनी एक्साइटमेंट है इस फिजिक्स की दुनिया में, कितना मज़ा आता है और फिजिक्स का लिंक दूसरे सब्जेक्ट के साथ कितना गहरा है। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ कितना ज़्यादा वो सब्जेक्ट डिपेंड हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स की हमारे लाइफ में ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और कितने टाइप के हम फोर्सेस नेचर में स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दुनिया के लिए इंट्रोडक्शन के लिए ये पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया ये सिर्फ इतना ही है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उस नोट्स को आप एक बार देख लीजिएगा। जितना मैं नोट्स में दूंगा उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में और पूरी दुनिया में क्वेश्चन नहीं बन सकता। एनसीईआरटी के इस चैप्टर के टेक्स्ट जरूर पढ़ना, मैं उसको प्रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक बार देखकर और फिर मुझे बताइएगा कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। तो अब इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। ये अपना फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 था और ये कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट।